सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। कलाकारों का होगा धमाल, एनडीटीवी पूछेगा सवाल। देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवल और अब ये कारवां पहुंच गया है चंडीगढ़। चंडीगढ़ वो शहर जो अपनी अर्बन प्लानिंग के लिए, अपने मॉडर्न आर्किटेक्चर के लिए, अपने लैंडस्केप्स के लिए जाना जाता है। इसकी कई और रोचक बातें हैं जो इस कार्यक्रम के दौरान हम आपको बताते रहेंगे। और कल अमृतसर की तरह हमारे सहयोगी अरुण सिंह भी इस वक्त हैं। अरुण, हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। नमस्कार मेरी ओर से। और इससे पहले हम इस पूरे शो की शुरुआत करें, आपसे एक जोरदार तालियां ले सकते हैं ताकि थोड़ी एनर्जी हमारे बीच में आए और साथ ही साथ शो की शुरुआत एक अच्छे खुशनुमा नोट पर करें। सरप्राइज भी है हमारे लिए। हम चंडीगढ़ में हैं तो ढोल ना हो और भंगड़ा ना हो तो कैसे हो सकता है? अरुण, आप करने वाले हैं क्या? वो वेल यू नेवर नो, शायद मेरे से कंट्रोल ना रह पाए, बट वो इसीलिए ये एक थोड़ा ट्रेलर हम चाहते थे हमारे परफॉर्मेंस के लिए। लवीश और करम हमारे लिए तैयार है जो हमारे लिए टोन सेट करेंगे, क्योंकि हम पंजाब में हैं और भंगड़ा ना हो, ढोल ना हो तो ये बात बनेगी नहीं सकती। बिल्कुल शुरू करें, बिल्कुल बिना वक्त गवाए शुरू करें। तालियां हो जाए। वाह, तालियों के साथ सहयोग देते हैं इन्हें। देखिए, तालियां बजानी पड़ेगी आपको और जोरदार थोड़ी। लवीश और करम दोनों चंडीगढ़ से हैं। आप बताइए कि इतना ही डांस वाला, खुशी वाला माहौल इलेक्शंस का भी है यहाँ पर चंडीगढ़ में? बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, कोई एक स्टेप अगर आप सिखा दें जो हम पॉलिटिशियंस के सामने कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने जो वादे किए वो नहीं निभाए तो कौन सा स्टेप उनके आगे करना चाहिए? तो ये डिस्टेंस बना रहे ताकि कोई एक स्टेप सिखा दो। लुड्डी। लुड्डी, ओके, दिखाइए हमें लुड्डी कैसे होती है। ये मतलब हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस बनाए रखें। तालियां एक बार इनके लिए, लवीश और करम दोनों के लिए बहुत बहुत तालियां। तो ये प्लीज सिकता जॉइन अस। चुनावी मौसम है तो आप लोगों की डिमांड बढ़ती है। जाते हो आप लोग कैंपेनिंग में? कैंपेनिंग में जाने का मौका मिला? हाँ जी, कदी बारी गए हैं। हाँ, कदी बारी गए हो तो क्या डिमांड रहती है, क्या बजाने की? भाजी खुला भंगड़ा ही चलता है उत्थे। रिजल्ट से पहले तो खुला भंगड़ा ही चलता है हर जगह। हाँ, उसके बाद किसी एक पार्टी के पास मौका होगा भंगड़ा करने का। और 4 तारीख को जब रिजल्ट आने वाले हैं तब तो आप लोगों की मांग बढ़ जाएगी। हाँ, डिमांड बढ़ जाने वाली है। बहुत बढ़ जाएगी। उसके बाद तो भंगड़ा ही चलता है जो पार्टी जीतती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू, आप हमारे इलेक्शन कार्निवल से जुड़े और एक रंग पंजाब का आप लोगों ने यहाँ प्रस्तुत किया। जाते जाते एक बार फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बार फिर, या फिर एक और आप स्टेप नहीं सिखा जाएंगे दो। नीचे, आप इनको कंपनी देंगे। आई एम नॉट एज गुड डांसर्स एज दे आर, बट लुड्डी के अलावा, लुड्डी आपने एक सिखा दी, उसके अलावा एक और स्टेप सिखा दी, वो हम दोनों करते हैं एंड देन वील ऑफ कोर्स हैंड इट ओवर टू आवर। और हाँ जी, पंजाब करते हैं जी। चलो जी।
बहुत बढ़िया, थैंक यू, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा पंजाब का रंग, लेकिन इस रंग तक पहुंचने के लिए इलेक्शन कार्निवल ने एक लंबा सफ़र तय किया है, और इस सफ़र के साथ ही रहे जो मेन ड्राइविंग फोर्स रहे, वो कार्निवल ट्रक के ड्राइवर थे सोनू भैया, जो इस वक्त यहाँ हमारे साथ हैं चंडीगढ़ में भी। और सोनू भैया, बहुत लंबा सफ़र, शुरुआत हमने दिल्ली से निकल कर हरिद्वार तक से की थी, और अब हम चंडीगढ़ में हैं। हाँ जी, चंडीगढ़ में। कैसा रहा आपका सफ़र, ये तो बताइए, दर्शक और हमारा ऑडियंस यहाँ जानना चाहता है। बहुत बढ़िया सफ़र रहा हमारा जो है। वैसे तो हम पहले निकलते थे काम करने के लिए, लेकिन अब का एनडीटीवी न्यूज़ के माध्यम से काम करने के लिए निकले हैं, और अब हमारा कार्निवल जो है वापस दिल्ली के तरफ आ रहे वाला है। तो अब बहुत अच्छा लगा हमको जो है इसके साथ काम करने में। और वैसे तो काम करने के लिए निकलते थे, लेकिन आज हम एनडीटीवी न्यूज़ के साथी अपने जो है एक परिवार की तरह। बहुत सारे राज्यों के चुनाव का रंग देख लिया, हम यहाँ चंडीगढ़ में हैं तो यहाँ का रंग हम देख रहे हैं, लेकिन आपके लिए सबसे अच्छा जो कार्निवल था और जो कार्यक्रम था, वो कहाँ का लगा आपको, जो आपको बहुत मज़ा आया देखने में? देखो, ऐसा तो सभी जगह का अच्छा लगा हमको, ऐसा कोई जगह नहीं है जिसमें कि अच्छा नहीं लगा हमको, सभी जगह अच्छा लगा। कुछ मुश्किलें हुई, चुनौती थी कुछ? मुश्किलें कोई मुश्किलें नहीं है, बहुत अच्छा लगा। आप तो हमारे साथ ही दिल्ली से निकले थे, और आज हम पंजाब वापस पहुंच गए हैं, बहुत अच्छा लगा। आपको क्या लग रहा था जब आपने ये पूरा सफ़र शुरू किया था कि कैसा रहने वाला है, कि आम तौर पर जो आपका रोज़ाना का काम है वैसा होने वाला है, या फिर कुछ अलग करना पड़ेगा, उसकी तैयारी थी? देखो, नहीं, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हम तो पहले ऐसे ही निकले थे अपने घर से, यहाँ से, जो कि जैसे कि हर बार निकलते थे अपने यहाँ से। लेकिन हमें जो है अब एक परिवार की तरह रहने लगे, 2 महीने सारे करीब हो गए हमें, एक परिवार की तरह जो है अब वापस लौट रहे हैं दिल्ली। और करीब 1.5 महीना हो चुका है आप सड़कों पर हैं, और एनडीटीवी का पूरा क्रू आपके साथ है। तो एक लंबा सफ़र तय कर हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं चुनाव के वो रंग जो आप घर बैठे देख सकते हैं। देश के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग राज्यों से कितना चुनावी बुखार छाया हुआ है। कई चरण मतदान के हो चुके हैं, कुछ चरण अभी बाकी हैं, तो उस पर भी हमारी नज़र है। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चंडीगढ़ के मुद्दों की। चुनावी मौसम में राजनीति का रंग कितना गाढ़ा है, यही समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास पैनल, कृष्ण ढुल जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, केवल ढींगरा कांग्रेस के प्रवक्ता, हरजीत भुल्लर अकाली दल के प्रवक्ता, और जगतार सिंह भुल्लर वरिष्ठ पत्रकार हैं। और इन नेताओं के बीच हमें ये समझाने की कोशिश करेंगे या तोलेंगे जगतार जी कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, कौन वादों पे खरा उतरेगा, कौन नहीं। बिल्कुल तैयार। लेकिन उससे पहले हम जनता के पास चलेंगे। अरुण जनता के बीच है। अरुण, कुछ सवाल, मुद्दे कौन से हैं जो इस वक्त जनता को परेशान कर रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ गर्मी है, माहौल थोड़ा वो भी गर्म हो जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि ऑडियंस भी पहले बता दे कि उनके मुद्दे क्या हैं। आप बताइए, आपका सबसे टॉप मुद्दा क्या है? बेटी बताइए। बेरोजगारी का और महंगाई का मुद्दा सबसे मेन है। तो बेरोजगारी, महंगाई, 2 बड़े शब्द सिकता यहाँ ऑडियंस की ओर से आपकी तरफ। जी बिल्कुल। कृष्ण जी, मौजूदा सांसद बीजेपी की चंडीगढ़ से हैं किरण खेर, अब उनकी जगह संजय टंडन को आपकी पार्टी ने उतारा है, वजह क्या रही? क्या किरण खेर की अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, विजिबिलिटी नहीं थी? कोई स्थानीय नेता चाहती थी पार्टी यहाँ से, इसलिए किरण खेर को अब टिकट ना देकर संजय टंडन को चुना गया है? नहीं, सिकता ऐसा नहीं है। बदलाव हमेशा प्रकृति का भी नियम है। किरण जी ने लगातार 10 वर्षों तक चंडीगढ़ का सिटी ब्यूटीफुल का प्रतिनिधित्व किया है, और उसमें इन 10 वर्षों में चंडीगढ़ कितना बदला है वो आपने सामने लोगों से देखा भी है। और चंडीगढ़ में जो बदलाव हुआ है, चूँकि ये सिटी ब्यूटीफुल के नाम से ही वैसे ही विख्यात है, और जितनी अवेयरनेस यहाँ चंडीगढ़ के सिटीजन में है, शायद उतनी हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं मिलेगी। तो ये लोग बहुत अवेयर हैं। रही बात बदलाव की, तो पिछले कुछ वर्षों से किरण जी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, वो सब जानते भी हैं, और उस विषय की ज़्यादा गहराई पर नहीं जाना चाहता। हाँ, स्थानीय मुद्दा और स्थानीय प्रत्याशी का मुद्दा ये भी रहा है। अगर ये बात करेंगे तो फिर मनीष तिवारी बाहर के हैं, क्योंकि यहाँ पवन बंसल जी थे, तो वे विषय रहते हैं और चलते रहेंगे। परंतु जिस विषय को लेकर के आज ये डिबेट है, उसमें पिछले 10 वर्षों से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो और चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, उन्होंने भारत का अभिमान कैसे बढ़े, भारत की शान कैसे बढ़े, उसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया है।
प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगा जा रहा है और वही चेहरा भी है बीजेपी का। ऐसे में आप लोग किस चेहरे को आगे कर कर वोट मांग रहे हैं? देखिए 2014 के अंदर मोदी जी ने जो बातें कही थी उसको मैं बात बताना चाहूँगा। ये कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, वो 20 करोड़ रोजगार है कहाँ, ये सवाल है। मुद्दों की बात हो रही थी। फेलियर इन मुद्दे जो बीजेपी की सरकार रही 10 सालों की, उसमें 20 करोड़ रोजगार जनता को तो मिले नहीं। दूसरी बात ये थी कि आप जिस तरह से महंगाई की बात रखें, तो मोदी जी ने अपने ही शब्दों से ये कहा था कि हम जो सिलेंडर है वो 400 रुपये का सिलेंडर था उस समय, तो स्मृति ईरानी जी अपने गले में बजाती थी। उसके बाद ये पूछा गया कि आज की इस डेट में सिलेंडर कितने का है, तो 3 गुना हो गया। महंगाई इतनी बढ़ी कि आम जनता जो है वो त्रस्त है इस बात से। यहाँ हम सवाल कई मुद्दों के करते हैं। अभी 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में आने थे। यहाँ हम 100 स्मार्ट सिटियाँ देश के अंदर बननी थी। हमारे यहाँ पे हेल्थ की सुविधा जो थी वो एक ऐसी थी कि मतलब ये बनना था कि हमारे जो नाम के जो सिस्टम थे, जितने हमने हेल्थ के सारे वो बनाए थे, उन्हीं का ही नाम चेंज कर दिया। आपको नहीं लगता कि अगर इन मुद्दों को एक चेहरा, आपके अलायंस का एक चेहरा आगे आकर इन मुद्दों को उठाता तो कड़ी टक्कर बीजेपी को मिल सकती थी ना? ये तो जनता के अंदर एक एक आदमी को, एक एक लोगों को अब पता चल चुका है, क्योंकि 10 साल जो इन्होंने जिस तरह से लोगों को बहका कर दूसरी तरह से और मुद्दों पे ले जाकर, जिस तरह से कभी आप समझे कि अभी राम मंदिर का मुद्दा लेकर के आए, कभी कुछ और लेकर के आए, इस तरह के बहुत सारी चीजें लेकर के आए। लेकिन असली जो मुद्दे थे, जो आम जनता को ये कहने के लिए मजबूर करते थे कि उनकी घर का सिस्टम चूल्हा किस तरह से चलेगा, उनको जो महंगाई बढ़ रही है उससे उनका मतलब जो नॉर्मल जो घर की चीजें होती है या नॉर्मल जो काम की चीजें होती है वो किस तरह से होंगी, वो नहीं कर पाए। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, 10 साल लोगों को लगातार बहकाते रहे। अब लोग समझ चुके हैं, जनता भी समझ चुकी है। जनता अब इनको जवाब देना चाहती है और उसका जनता जवाब पूछेगी। बीजेपी तो कह रही है अगर हाँ। चुनाव जीती तो फिर से प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो राहुल गांधी ने माना है। आपके अलायंस से कौन सिक्का बनेगा, वो जी, कौन देखिए, होगा वो चेहरा जो अगुवाई ये करेगा? जनता तो कौन राहुल सी कह गांधी रही ने है, भी माना सुनिए। कि आएगा तो ये मोदी। जनता कौन सी कह रही है? जो कुछ लोग आज भी, कुछ लोग होंगे जो आज भी मोदी भक्ति करते होंगे, कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल जनता है, 140 करोड़ का देश है, उसके अंदर जो है वो मोदी भक्ति खत्म हो चुकी है। मैं आपको ये दावे के साथ हम कहता आपके हूं। अलायंस के बारे में पूछ रहे हैं। सुन लीजिए, केवल ये आपके 4 अलायंस तारीख को, 4 तारीख को रिजल्ट में आपको ये चलिए, दिखेगा जल्दी से कि जवाब मोदी दीजिए, मैं जी बाकी लोगों सारी को भी सीटें हार लाना रहे हैं, चाहूंगी इंडिया इस बहस में। गठबंधन जीत रहा है देखिए, और मोदी जी हार रहे हैं। जवाब, छोटा सा जवाब कृष्ण जी। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के लिए बहुत अच्छी बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने टीवी चैनल पर चंडीगढ़ में प्रेस के दरमियान ये बोला कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही, इंडी गठबंधन घमंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा, चुनाव जनता लड़ रही है। ये पहली बार है, जनता कभी चुनाव नहीं लड़ती। अब तो जनता लड़ रही है। चुनाव लड़वाती है, पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। और भी लोग हैं, उनको भी शामिल करना होगा इस बहस में। हरजीत जी, क्या आप लोगों ने हथियार डाल दिए? बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई है ये बस, और आप लोग क्या फेंस सिटर्स बन गए हैं अब? नहीं, ऐसा नहीं था कि हम लोग कोई मतलब हथियार डाल के बैठ गए। पंजाब में हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, 13 सीटों के ऊपर पूरे मुकाबले से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात थी किसानों के मुद्दों को लेकर के, उन मुद्दों के वजह से ही हम लोगों ने गठबंधन को तोड़ा था। गठबंधन से बाहर आ गए थे हम लोग एनडीए से, और आज उसी मुद्दे पे हम लोग खड़े हैं कि किसानों की जो मांगें थी उनको पूरा किया जाए, क्योंकि उनके नाम के ऊपर ही कि 22 में 24 में आपकी हम जो आमदनी है वो डबल कर देंगे। वो आमदनी डबल तो क्या होनी थी, 750 किसान जो हैं वो धरना देते थे, शहीद हो गए। जिस तरीके से वहाँ पे कील लगाए गए, जिस तरीके से दीवारें खड़ी कर दी गई, पंजाब और हरियाणा को एक हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह बना दिया गया। मतलब वो बड़ी शर्मनाक बात थी। जहाँ पे बात करनी चाहिए, मुझे समझ नहीं लगी कि जब हम ये कह रहे हैं कि आज तो सारे बॉस मारने को तैयार है, पूरी दुनिया बॉस मारने को तैयार है, तो अपने लोगों से बात करने में क्या हर्जा था? 2019 से 2024 में क्या बदला है? किस तरह से ये चुनाव पिछले चुनाव से अलग होने वाला है, या फिर एक जैसा लग रहा है आपको?
पहली बात, अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ जो पिछले 10 साल में चंडीगढ़ को एक रुतबा, एक स्टेटस मिलना चाहिए था, जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। पानी की सबसे बड़ी समस्या चंडीगढ़ की, आपका कभी पानी शाम को लो प्रेशर है, कभी सुबह। आप स्लम एरिया में चले जाओ, इतनी ज़्यादा वहाँ पे ना सफाई है, लोगों का रहना देख लो आप। इन्होंने चंडीगढ़ को स्लम फ्री सिटी बनाने की कोशिश किया, लेकिन आज भी लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं, और जिनको इन्होंने दिए उनके जो नाम है, जो घर है, वो ट्रांसफर नहीं किए। चंडीगढ़ में डेवलपमेंट नहीं हुआ। चंडीगढ़ में हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पंजाब की हरियाणा की लड़ाई हो जाती है, अभी तक उसको इंटरनेशनल नाम है, स्टेटस नहीं है। साथ में हमारा वो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन में वो फैसिलिटी नहीं है। जी, जो मुद्दा हरजीत जी ने कहा किसानों से जुड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर अकाली कुछ हल चाहते हैं, अकाली दल वाले। ऐसे में ये मुद्दा या फिर जो हाल में मेयर इलेक्शन से जुड़ा जो विवाद सामने आया, क्या ये वो मुद्दे हैं जो बीजेपी को यहाँ परेशान कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। मुझे लगता है चंडीगढ़ मेयर की इलेक्शन जिस हिसाब से बीजेपी ने लूटनी चाहिए, हमारी सुप्रीम कोर्ट शर्मशार हुआ, हमारा हिंदुस्तान शर्मशार हुआ। ये हमारे देश की लोकतंत्र पे कलंक था। वो कलंक यहाँ चंडीगढ़ से लेके पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं, जो देश चला रहे हैं, जिसको ये कह रहे हैं कि हम पूरे वर्ल्ड का बॉस बन गया, ये उन लोगों के लिए ये तमाचा था जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने बोला कि क्या हो रहा है चंडीगढ़ में। तो ये बड़ा मुद्दा। और दूसरा मुद्दा आप कह रहे हैं कि जो श्रोमणी अकाली दल का मुद्दा, किसानों वाला मुद्दा, वो सिर्फ पंजाब का मुद्दा नहीं है सिकता जी, वो देश का मुद्दा। जब तक हम देश के मुद्दा को मुद्दा नहीं समझेंगे ना, बदकिस्मती से, चाहे हमारा मीडिया है, चाहे हमारे सेंटर में कोई स्टेट रूल कर रहा है, चाहे पंजाब हरियाणा में खट्टर साहब की सरकार थी, वो मुद्दा पंजाब का हरियाणा का नहीं मुद्दा, पंजाब और हरियाणा का मुद्दा नहीं, वो देश का मुद्दा, वो अन्नदाता का मुद्दा। बदकिस्मती से कभी किसानों की सुनवाई नहीं हुई। और देश में पिछले 10 सालों में जो हमारे उद्योगपति हैं, जिनको हम सिख इंडस्ट्री डिक्लेयर करके 18 लाख करोड़ रुपया दे सकते हैं, तो अगर MSP की बात आ जाती है तो कहते हैं हमारी देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। किसानों के लिए हल नहीं निकला तो वहां से वोट भी तो नहीं आएगा बीजेपी के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। किसानों के लिए काम करने वाली आज़ादी के बाद अगर कोई पहली बार सरकार आई तो वो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार थी। हमने सबसे ज़्यादा 14 फसलों पर MSP दी है, पंजाब में मात्र 2 फसलों पर MSP मिलती है। हरियाणा सबसे ज़्यादा मुआवजा देने वाला प्रांत है। और इनके साथ लगते जब कांग्रेस की सरकार रही, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, कभी अगर किसानों की जो दुर्हाल हुई, जो किसानों की आत्महत्या हुई, वो आप आंकड़े उठा करके देखें। आप हाथ उठा एक और बात बताऊंगा, एक चीज और जोड़ूंगा, सिर्फ एक चीज, मेरी एक चीज रहेगी। किसानों को, एक सेकंड, मैं एक बात पूरी कर दूं, एक सेकंड मैं पूरी कर दूं। 23 लाख किसानों को पंजाब में किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपए थी वो मिलती थी, और आज की तिथि में 15 लाख किसानों को सिर्फ इसलिए वो नहीं मिल रही क्योंकि उनका KYC का जो सिस्टम है वो पंजाब की सरकार पूरा करके नहीं दे रही। हरजीत जी, जल्दी सरकार की तो अगली बात करते हैं, अपने बात रखें, फिर हम केवल जी से जवाब चाहेंगे। देखिए, ऐसा है, अगर किसानों को, गरीब को, मजदूर को, नौजवानों को अगर रोजगार दिया होता, अगर किसानों की आमदन जो थी वो दुगनी की होती, तो आज मोदी जी को मंगलसूत्र की बात नहीं करनी पड़ती। वो आज बात करते कि किसानों की आय हमने दुगनी की है। आज किसानों को 750 किसानों को मरना नहीं पड़ता वहां पे जाके बॉर्डर पे बैठ के। हरियाणा का किसान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का किसान इकट्ठा है, और सारे किसानों के साथ में श्रोमणी अकाली दल साथ में खड़ा है कि हम लोग इनकी लड़ाई लड़ेंगे। सुनिए, राज्य सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। राज्य सरकार की पार्टी जो है वो आपकी सहयोगी है, ऐसे में क्या पंजाब की राज्य सरकार ने किसानों के मुद्दों को लेकर सक्रियता नहीं दिखाई है? सबसे पहले सेंटर के मुद्दे पे 2014 में जाते हैं। मोदी जी ने ये कहा था स्वामीनाथन की रिपोर्ट का C2 फॉर्मूला लागू करेंगे, आज तक क्यों नहीं हुआ? उसके बाद जब अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, उसके बाद यही बात 2019 के इलेक्शन में कही कि 2022 के अंदर लागू कर देंगे, फिर झूठ बोला और 2022 भी चला गया। स्वामीनाथन की C2 फार्मूला लागू करते तो किसानों का मुद्दा हल हो जाता, लेकिन करना नहीं चाहते थे। आज वो भाई किसान में हमारे बीच में बैठा है, उसको पूछो कि उसको लागत मूल्य का डबल करने की बात कही थी या नहीं कही थी? अगर कही थी तो पूरी क्यों नहीं की? नंबर 1। दूसरी बात यह है, ये लोग करना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए 3 काले कानून लेकर के आए थे। एक कानून ये था कि अगर हमारे किसान भाइयों की जमीन कोई ठेके पे लेता है, उसके ऊपर लोन ले सकते हैं।
जो आदमी एक किसी की जमीन के ऊपर लोन ले सकता है, वो कानून बनाएगी भाजपा सरकार, और उसके बाद वो कोर्ट में भी नहीं जा सकता। ये कानून है, साथ में वो कोर्ट में भी नहीं जा सकता। ऐसा कानून जो है मोदी जी ने लाया। 750 किसान शहादत कर गए दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर। वो क्यों करे शहादत? इसलिए कि 1 साल तक उनकी जमीनें खुस रही थी। वो अपनी जमीनें जो है व्यापारियों को नहीं देना चाहते थे। उसके बाद ये तो सब जो फैक्ट्स है जनता के सामने है। नहीं, इसके बाद ये सब जानते हैं जो हुआ जिसके बावजूद केंद्र से जानता है, लेकिन आम उसके जनता नहीं बावजूद जानती। छत्तीसगढ़ से इनकी सरकार गई, सुनिए मेरी उसके बात। बावजूद राजस्थान से इनकी सरकार गई, और उसके बावजूद मध्य प्रदेश से सरकार गई। ये जनता है, ये जनता तय करेगी, ये मुद्दे तय करेंगे, जनता तय करेगी। ऑडियंस बैठी है, किसानों का ये मुद्दा है कि आम वोटर, आम जनता इस मुद्दे को समझती है। अरुण ये जानने की कोशिश करें कि हम पंजाब में हैं और यहाँ पर किसान के मुद्दे आम जनता को कितने अफेक्ट करते हैं, आप बताइए। ये इन्होंने क्या किया है, जो डीएपी और जो एमआरपी का खेल, एमआरपी जो होती है उसका खेल खेल रहे हैं। डीएपी का जो कट्टा है वो पहुंच गया 2000 कुछ रुपए पे, और मोदी दे रहा है सिर्फ 6000 रुपए साल के हमें। वो जुमला सिर्फ 6000 का, और वो भी किस्तों में है मैडम। भाई बैठ पूरे देश को तो लूट के खा गए ये किसान लोग। 6000 रुपए इनको अभी भी पूरे साल चाहिए। कृष्ण जी, जो जनता सवाल यहाँ उठा रही है उसके जवाब क्या बीजेपी के पास इस वक्त हैं? देखिए, बीजेपी के पास हर सवाल का जवाब है। हमने ये कहा कि 80 करोड़ लोगों को हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उनके घरों में राशन भिजवाया। देश में पहली बार 35 करोड़ लोगों को हमने आयुष्मान के माध्यम से उनकी हेल्थ की सुरक्षा की जिम्मेवारी दी। उसके अलावा हमने महिलाओं के लिए उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा मिले, हमने महिला आरक्षण बिल लेकर के आए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने ओडीएफ फ्री प्रदेश करने का काम किया। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत महिलाओं को, बच्चियों को आत्मसम्मान मिले, उसके लिए प्रयास किया। और समय जो आया, जब कठोर फैसले लेने का समय आया, तो जिस प्रकार को लेकर के, जिस विषय को लेकर के कठोर फैसले लेने का फैसला आया, तो हमने धारा 370 भी हटाई, हमने राम मंदिर का फैसला भी लिया। केंद्र सरकार के कामकाज का पूरा ब्यौरा यहाँ दिया है, लेकिन हमारे ऑडियंस में कुछ महिलाएं भी हैं, वो भी कुछ सवाल करना चाहती हैं। अरुण, अगर आप उनसे पूछ सकते। जी, मैं काफी समय से चाह रहा था कि एक विमेन रिप्रेजेंटेटिव भी हो, कोई महिला का पक्ष भी रखे। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। सबसे पहले मेरा मुद्दा ओपीएस। हमने पुरानी पेंशन स्कीम के लिए फरवरी 2022 में गवर्नमेंट एम्प्लॉय में धरना प्रदर्शन किया था शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन आपकी सरकार ने लाठी चार्ज किया महिलाओं पे। कहाँ महिला बचाओ है? और दूसरा मेरा मुद्दा अग्निवीर योजना से है। क्या हर बच्चा साइंटिस्ट नहीं बन सकता? हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता? गांव के एवरेज बच्चे होते हैं जो कि सोचते हैं हम फौज में जाएं, फौज में उनके लिए एक ऑप्शन होता है, वो भी आप लोगों ने खत्म कर दिया। अग्निवीर योजना में एक शहीद होता है, उसको शहादत का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। आपने पीछे पंजाब में भी देखा सवाल क्या मैम? बस मैं यही कह रहा हूँ, पढ़े लिखे होकर भी हम भ्रांतियों में जीते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है अग्निवीर की इस योजना को। बात रखने दीजिए, एक मिनट आप सवाल सुन लेते। सवाल क्या है मैम आपका? सबसे पहले ओपीएस बंद क्यों किया सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का? इसका जवाब मिल जाएगा इनको। सांसद जितनी बार एमएलए बनेंगे, जितनी बार मंत्री बनते हैं, वो ओपीएस लेते हैं। ऐसा क्यों? क्या हमने कोई गुनाह कर दिया? चल जवाब। देखिए, जिस अग्निवीर को लेकर के मेरी बहन ने सवाल किया, इस अग्निवीर को लेकर के हमारे देश के बहुत जो पूर्व सैनिक जर्नल रहे हैं, उन्होंने भी हर चीज को क्लियर किया है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हम भ्रांति में आज भी जीते हैं। जितनी हमारी पोस्टें या भर्तियां सेना में पहले की जाती थी, उससे आज 4 गुना अग्निवीर के माध्यम से की जाती हैं। जो रेगुलर भर्तियां थी उसमें एक भी कटौती नहीं की गई है, वो लगातार बढ़ रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे 3 साल अग्निवीर हैं, जो हमारे 3 साल के अग्निवीर हैं, उनको अगर स्वावलंबी योजना करने का काम किया तो वो इस हमारी सरकार ने किया। अगर उनको हमने शहादत, ये बार बार कहा, ये हमारे सेना के जर्नल ने कहा, पूर्व जर्नल ने कहा कि जब भी कभी कोई अग्निवीर अगर शहीद होगा सेना में तो उसको शहादत का दर्जा दिया जाएगा। और बार बार देखिए, भ्रांति फैलाने की बातें हैं।
विपक्ष का काम है वो फैला रहा है। दूसरी एक और चीज मैं कहता हूं, इस देश में हम लोग जबरदस्ती तो राज नहीं कर रहे हैं। इसी देश की जनता ने हमें पहली बार 282 का बहुमत दिया, इस बार 303 का किया और अब की बार 400 पार। जगतार जी, आप इस पॉलिटिकल अरीना से बाहर बैठकर सब कुछ समझते और देखते हैं। जो मुद्दे यहाँ पर जनता के बीच से उठ रहे हैं, कितना ये इफेक्ट करने वाले हैं इन लोकसभा चुनावों को इस बार यहाँ पर हरियाणा और पंजाब में? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक भाई साहब कह रहा था, मैं उससे बहुत सहमत नहीं हूँ। बहुत बुरी बात बोली कि किसानों ने लूट लिया। भाई साहब, साल का 6,000 रुपये, एक मिनट, साल का 6,000 रुपये, साल का 6,000 रुपये और रोज के 16 रुपये 34 पैसे। और दूसरा जो बहन जी ने बोला, मुलाजम हमारे देश की एक वो रीढ़ की हड्डी है, उसके बगैर स्टेट नहीं चलता, कंट्री नहीं चलता। आपने वो ओपीएस स्कीम बंद कर दी। सेकंड, अग्निवीर देश के जवानों के साथ धोखा क्या। जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। हमारा किसान खुदकुशी कर रहा है खेतों में और किसानों को बेटा शहीद हो रहा है सरहदों पे। और 4 साल में कौन सा फौजी तैयार होके आ जाता है? वो बेरोजगार है। तो जो इतना बड़ा ये मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे, मुलाजमों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, मुद्दे हैं। लेकिन केवल जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस कहाँ खोई हुई है? क्या बात है कि आप चंडीगढ़ की का मैं जिक्र अगर कर दूं, तो अगर बीजेपी का वहाँ जो उम्मीदवार है वो कह रहा है कि आपका प्रत्याशी उड़न खटोला है, ग्राउंड पे नहीं है, कभी लुधियाना उड़ के चले जाते हैं, कभी आनंदपुर साहब चले जाते हैं। तो ऐसे में जब मुद्दे इतने अहम हैं जमीन पर, तो क्यों इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस आगे नहीं बढ़ती है? अगर आपको कड़ी चुनौती देनी है तो सिकता जी, हमारे मुद्दे हैं सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, देश की प्रिंट मीडिया सब फेल है। हमारे मुद्दे सिर्फ सोशल मीडिया पर हैं। उन पे जाके देखे, सारी जनता देश की सोशल मीडिया पे मुद्दे मिलेंगे, बाकी जगह नहीं मिलेंगे। अभी इन्होंने नारा दिया 400 पार, सभी भाइयों ने बोला, बीजेपी के भाइयों ने बोला ना 400 पार। आप 400 पार करें, लोकतंत्र खत्म होगा। लोकतंत्र खत्म होगा तो देश तंत्र खत्म होगा। देश तंत्र खत्म होगा तो आपका जो मीडिया तंत्र है ना, वो भी खत्म होगा। मैं ये कहता हूं, मोदी जी ने स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए ना कर दी, एमएसपी के लिए ना कर दी, हमने हाँ कर दी। हमारी योजना के अंदर इस बात की ओपीएस की हाँ है, नंबर 1। हमारी एमएसपी की गारंटी की हाँ है। इसी उसके अंदर अग्निवीर स्कीम को खत्म करके दोबारा पुरानी स्कीम लाने का काम करेंगे। ये आपको मैं यही माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं। गरीब महिलाओं के खाते में जो हम 8,500 रुपया देने जाएंगे, 1 लाख रुपया जो गरीब लेडीज हैं उनके डायरेक्ट खाते में 8,500 रुपए महीना जाएगा। चलिए, ये सुनिए, 20 करोड़ रोजगार तो 10 साल में मैनिफेस्टो में है केवल जी। हम ये मैनिफेस्टो में है, ये जनता के सामने सब मैनिफेस्टो को भी बताना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया हमारे साथ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ये कह रहे हैं, हम बहस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, सिलेंडर भी जो है वो 500 रुपए का वापस लेकर के आएंगे। हमारी कमेंट इसके बाद हमें क्लोज कर रहे हैं। हमारे मुद्दे सही है या नहीं? चलिए, देखिए, हमारे मुद्दों में कोई गलती है? चलिए, देखिए, 2 है नेशनल पार्टी यहाँ पे, एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है। कांग्रेस मात्र 250 सीटों पे इलेक्शन लड़ रही है। 350। एक मिनट आपके पीछे बोला नहीं, आप कर रहा हूं, आप बिल्कुल नहीं, आपके पीछे बोला नहीं, ठीक, मैं आपको बहुत कुछ कर देता। जिस तरीके से इन दोनों पार्टियों ने शोषण किया है किसानों का, मिलकर के किया इन्होंने। पहले कांग्रेस ने किया, उसके बाद बीजेपी ने किया। चलिए, किसानों अब फैसला देश की जनता को, 75,000 करोड़ के हम आखिर में पहुंच गए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सबका कमेंट हो चुका है। देश की जनता को अब ये फैसला लेना है कि उनका जो कैंडिडेट है वो कौन सा है और किसे वो संसद भवन तक पहुंचाना चाहते हैं। वक्त इतना ही था। देश की जनता को ये फैसला लेना है कि वो किस उम्मीदवार को
संसद भवन तक पहुंचाना चाहेंगे, सांसद बनाना चाहेंगे और कुछ ही दिनों में ये मतदान भी हो जाएगा। 4 जून वो तारीख है जब ये तय हो जाएगा कि कौन सांसद बनकर पहुंच रहा है यहां से। आप देख रहे थे एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवल। हमारा कारवां जारी रहेगा। नमस्कार।